नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। किसानों के प्रस्ताव को केंद्र ने प्रस्ताव भेजा, किसानों ने ठुकरा दिया। और इसी पर सबसे पहले बात चंडीगढ़ की करेंगे। जी हां, राजधानी लाइव में चंडीगढ़ से बात होगी। किसानों के द्वारा केंद्र को जो प्रस्ताव भेजा गया उसको ठुकरा दिया गया। आगे की रणनीति सहित पंजाब हरियाणा में बनने वाली हर हलचल पर हमारी नजर रहेगी। आपको ये बता दें कि कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव और बढ़ गया है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को बुधवार को सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं के इसके साथ ही ऐलान भी कर दिया कि कृषि कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रूपरेखा भी तय की है। आपको ये बता दें कि सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा था जिसमें एमएसपी को लेकर गारंटी की बात कही गई। उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव के बाद किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग की और बैठक के बाद किसानों ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात कही, जिसमें आगे का प्लान तैयार किया गया। किसानों का जो प्लान है उस प्लान के मुताबिक रिलायंस के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली की सड़कों को जाम करने की बात कही गई। दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा हाईवे को 12 दिसंबर को रोका जाएगा। पूरे देश में आंदोलन तेज होगा। सरकार के मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। साथ ही 14 दिसंबर को बीजेपी के ऑफिसों का घेराव किया जाएगा। 14 दिसंबर को हर जिले के मुख्यालय का घेराव होगा और 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री करे जाएंगे, ये किसानों ने ऐलान किया। साथ ही कृषि कानूनों को वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली और आसपास के राज्यों से दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। ये किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। और सरकार के प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो उसमें क्या था। 5 दौर की बातचीत के बाद सरकार की ओर से किसानों को लिखित में प्रस्ताव भेजा गया था। इस लिखित प्रस्ताव में एमएसपी की गारंटी समेत मंडी को लेकर वादे किए गए और कृषि कानूनों को वापस लेने पर तो सरकार राजी नहीं है, लेकिन संशोधन प्रस्तावों में एमएसपी को मजबूत करने की बात कही गई। विवाद की सूरत में स्थानीय अदालत जाने का अधिकार भी दिया गया। पराली जलाने पर सख्त कानून में ढील दी गई। बावजूद इसके किसानों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, सिरे से खारिज कर दिया। तो कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव और बढ़ गया। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को बुधवार को सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने इसके साथ ही ऐलान भी कर दिया कि कृषि कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रूपरेखा तय की है। चंडीगढ़ लिए चलेंगे विनीत कपूर, हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। विनीत, किसानों को जो लिखित में प्रस्ताव भेजा गया था उसको ठुकरा दिया गया, आगे की रणनीति बना दी गई। 12 दिसंबर 14 दिसंबर की भी रूपरेखा तैयार की गई। किस तरह की स्थिति है और वहां क्या कुछ आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी? हर हलचल पर चूंकि आपकी नजर है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए सुनील, सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें, लगातार किसान जो हैं अब आर पार की लड़ाई जो है वो लड़ने का मन बना चुके हैं। सीधे तौर पर अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ से हजारों की संख्या में किसान जो हैं वो हर रोज दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। हर रोज यहाँ से ट्रैक्टर ट्रालियां जो हैं वो दिल्ली की तरफ निकलती हुई नजर आ रही हैं, ताकि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की संख्या जो है वो कम होती हुई नजर ना आए, बल्कि उनकी संख्या में इजाफा हो और केंद्र पर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आए। और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी सीधे तौर पर विभिन्न वर्ग जो हैं वो अपने अपने तरीकों से किसानी आंदोलन को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। कभी यहाँ पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, कभी यहाँ पर रोष मार्च निकाले जा रहे हैं, कभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से विभिन्न संगठन जो हैं वो किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, जिसमें विभिन्न संगठन जो हैं वो अपने अपने तरीकों से किसानी आंदोलन को समर्थन करते नजर आएंगे। क्योंकि किसानों की जो अगली रणनीति है, जिस तरह से किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि 12 तारीख को देश के जितने भी टोल हैं उनको फ्री करने का वो प्रयास करेंगे, यानी टोल के ऊपर धरने प्रदर्शन होते नजर आएंगे। और टोल मालिकों को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि अगर आप लोगों से टोल लेते हैं तो फिर यहाँ पर ये धरने प्रदर्शन होंगे, इन टोलों को बंद कर दिया जाएगा। पंजाब में इसी तरह की सूरत देखने को मिली थी, जिसके बाद टोल मालिकों ने पंजाब के सभी टोलों को मुफ्त कर दिया था और वहां पर हालांकि किसान जरूर जुटे हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें 14 तारीख को जिस तरह से हर एक जिला क्वार्टर पर धरने देने की रणनीति जो है वो बना दी गई है, और भी कई रणनीतियां बनाई गई हैं। जियो के जो रिलायंस के या फिर जियो के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करने की यहाँ पर बात की गई है। यानी अलग अलग रणनीतियां जो हैं वो किसानों की तरफ से बनाई गई हैं और उनका पूर्ण सपोर्ट जो है वो हरियाणा और पंजाब के लोग जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि
आज यहाँ पर अहमियत रहने वाली है, देखने वाली बात रहने वाली है कि हरियाणा और पंजाब की सियासत में जो ये किसानों का प्रस्ताव है ये क्या नए रंग लेकर आता है, क्योंकि इस प्रस्ताव के ठुकराने के बाद सीधे तौर पर हरियाणा में और जो पंजाब में सियासी गलियारे हैं वो भी सरगर्म हो चुके हैं। हालांकि हरियाणा की सियासत की बात करें तो यहाँ पर तो जो मनोहर सरकार है वो पहले से ही दबाव में है, क्योंकि जेजेपी जो है वो लगातार प्रेशर बनाती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो यहाँ के राजनेताओं का अगला निर्णय क्या होगा, क्योंकि ये राजनेता जो है वो लगातार किसानों के साथ दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं और दिल्ली में कहीं ना कहीं किसानी आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन करते भी नजर आ रहे हैं। जी विनीत, रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन की बात कही गई है। दिल्ली कूच करने को कहा गया है कि एक बड़ा आंदोलन ऐसा होगा, अब देश भर के किसान दिल्ली कूच करेंगे और हर मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा 14 तारीख को, और ये कहा जाएगा कि सभी एकजुट होते हुए किसान दिल्ली चलो, और जहां पुलिस रोकेगी वहीं पर शुरू हो जाएगा प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट है कि किसान यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि जहाँ पर भी पुलिस रोकेगी, हालांकि अब जो पुलिस है वो किसानों को कहीं ना कहीं सिंधु बॉर्डर पर ही रोकती हुई नजर आ रही है, इसके अलावा उनको कहीं भी नहीं रोका जा रहा। हाँ, हरियाणा और पंजाब के किसानों को सिंधु बॉर्डर पर रोका जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यूपी से आने वाले किसान हैं उनको मथुरा बॉर्डर के ऊपर रोका जा रहा है। इसके अलावा अगर हम अन्य इलाकों की बात करें तो जो जयपुर से आने वाले किसान हैं उनको जयपुर बॉर्डर के ऊपर रोका जा रहा है। यानी विभिन्न स्थानों पर पुलिस की तरफ से नाके जो हैं वो लगा दिए गए हैं। लगातार रणनीतियां बनती नजर आ रही हैं, लगातार इन किसानों को रोकने की कोशिश जो है वो पुलिस भी करती नजर आ रही है। लेकिन अब किसानों की संख्या में भी इजाफा होता नजर आएगा और हरियाणा, पंजाब, यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ से भी किसानों को प्रॉपर बल मिलता नजर आएगा, क्योंकि किसानों ने पूरे देश के किसानों से आह्वान किया है कि अगर अब एक ना हुए तो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार लिखित में जो प्रस्ताव दे रही है उसमें उनकी मंशा स्पष्ट है कि वो किसानों को देने वाली कुछ नहीं है। इसी वजह से किसानों ने आर पार की लड़ाई जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ छेड़ दी है। जी बिल्कुल, आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। और हलचल किस तरह की देखी जा रही है विनीत, क्योंकि ये जब आंदोलन लंबा चलेगा तो जाहिर तौर पर बाकी चीज़ें भी प्रभावित होंगी, आम जनमानस के लिए हो या फिर प्रदेश की सेहत के लिए हो। बिल्कुल, देखिए अगर हम हलचल की बात करें तो हलचल जो है वो सरगर्म हो चुकी है, और अगर आम आवाजाही की बात करें तो आम जनमानस ज़रूर इस प्रदर्शन की मार को जो है लगातार झेलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो हरियाणा की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें, वहां से जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनको इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रोड जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर वैकल्पिक मार्गों की बात करें तो अब ये भी कहा जा रहा है कि किसान जो है उन वैकल्पिक मार्गों को भी बंद करेंगे। तो ऐसे में हरियाणा, पंजाब से या अन्य राज्यों से जो हर रोज लोग दिल्ली जाते हैं उनको अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वो लोग जो हैं वो किसानी आंदोलन का समर्थन करते हैं, किसानों की मजबूरी को समझते हैं, लेकिन अब उनका दिल्ली पहुंचना जो है वो मुश्किल सा होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अब दिल्ली वासियों पर भी इस आंदोलन का प्रभाव पड़ता नजर आएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि दिल्ली के अंदर सप्लाई जो है वो भी किसान जत्थेबंदियां जो है वो बंद करती हुई नजर आए। तो ऐसे में दूध, दही, सब्जियां, फल जो है इसकी किल्लत भी देखने को मिल सकती है दिल्ली के अंदर, और वहां पर जो सब्जियां या फलों के दाम हैं वो महंगाई का जो आसमान है उसको छूते भी नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में अब आम जनमानस पर इस आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार पर तो भले ही इसका प्रभाव पड़ता नजर ना आ रहा हो, लेकिन आम जनमानस जो है वो इस कहीं ना कहीं आंदोलन से त्रस्त होता नजर आएगा और महंगाई की मार को लगातार झेलता हुआ नजर आएगा। जी, बीजेपी के कई नेताओं के हुक्का पानी तो हरियाणा में और पंजाब में बंद कर ही दिए गए थे लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा, लेकिन विनीत अब तो देश भर में ऐलान कर दिया है किसानों ने कि बीजेपी मुख्यालयों से लेकर जो तमाम सांसद हैं या फिर मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, बीजेपी के नेताओं का घेराव भी होगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी नेताओं की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर उनका घेराव होता नजर आ रहा है, वहाँ पर उनको काली झंडियाँ दिखाई जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देश के अन्य कोनों की बात करें तो वहाँ पर भी अब आह्वान किया गया है कि बीजेपी नेताओं की खिलाफत की जाए, बीजेपी नेताओं को काली झंडियाँ दिखाई जाए, उनके घरों का घेराव किया जाए। तो यही सूरत जो कल कहीं ना कहीं आह्वान की देखने को मिली है, वो सूरत जो है वो आज बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर देखने को मिल सकती है, जहाँ पर किसान जो हैं वो लामबंद
बंद हो सकते हैं, बीजेपी नेताओं का घेराव हो सकता है और सीधे तौर पर इस घेराव के माध्यम से किसान अपना रोष जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट करते नजर आएंगे कि किस तरह से किसान जो है इस आंदोलन को करने पर मजबूर है और केंद्र की मोदी सरकार जो है वो किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। जी विनीत, दो चीजें स्पष्ट हो रही हैं। एक और जहां देश भर का किसान हुंकार भर रहा है, तो बीजेपी शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन के द्वारा किसानों को रोका जा रहा है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, उनकी आवाज को दबाने का भी काम किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस दरमियान खूब हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष जमकर किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। देखिए सुनील, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के हाथ एक बड़ी कड़ी लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास मुद्दा नहीं है, लेकिन आज उसके पास एक बड़ा मुद्दा है किसानी, और किसानी एक बड़ा वोट बैंक भी है। तो ऐसे में इस वोट बैंक को पूरी तरह से विपक्ष जो है वो अपने पक्ष में करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस ने प्रॉपर समर्थन कर दिया है इस आंदोलन को, तो उसके बाद कहीं ना कहीं किसान जो है उनका जो झुकाव है वो भी कांग्रेस की तरफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेसी नेता जो है वो लगातार धरनों में जा रहे हैं, प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, उनके नेताओं का भी कहीं ना कहीं इन प्रदर्शनों में बड़ा बोलबाला है। लगातार वो नेता अपना झंडा साइड में रख के इन प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं। इसी तरह से अगर विपक्षी नेताओं की बात करें, राष्ट्रपति को मिल चुके हैं, यानी विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से जो भाजपा है उसको घेरने की रणनीति जो है वो तैयार कर चुका है कि किसी भी सूरत में भाजपा को घेर कर रहना है, क्योंकि एक बड़ी कड़ी है। किसान अब मानने को तैयार नहीं है। किसान ने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर केंद्र की मोदी सरकार कोई नया प्रस्ताव लेकर आती है तो बातचीत की जाएगी, नहीं तो बातचीत का दौर भी जो है वो फिलहाल खत्म हो चुका है। तो ऐसे में अब विपक्ष जो है इस मसले को पूरी हवा देने का मन बना चुका है कि इस मसले को इतना उठाया जाए कि केंद्र की मोदी सरकार पर पूरा दबाव बन सके, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो इलेक्शन का एजेंडा है वो भी विपक्ष का पूरा होता हुआ नजर आ सके। पंजाब के कई सांसद पहुंचे हैं, जंतर मंतर पर भी बैठे हैं, वहां पर विधायक भी पहुंचे हैं, और हरियाणा के जो विधायक हैं वो भी समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। विनीत, विधायकों की बात करें, बिल्कुल देखिए सुनील, अगर पंजाब के विधायकों की बात करें, पंजाब के सांसदों की बात करें, तो हालांकि आज जिस तरह से वो पूरा समर्थन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह की किसानी आंदोलन के अंदर शक्ल देखने को मिली थी कि कुछ एक सांसद जो है वो इस किसानी आंदोलन में जब जाते हैं तो उनका विरोध होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में ये जो सांसद है, ये जो विधायक है, इन्होंने जंतर मंतर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ डेरा डाला हुआ है, और यहाँ पर भी इनकी जो कह सकते हैं एक ही डिमांड है कि केंद्रीय खेतीबाड़ी जो कानून है उनको एक सिरे से रद्द किया जाए। तो ऐसे में ये मांग जो है प्रबल होती नजर आ रही है, और किसानों के लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस की बात करें वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने भी कह दिया है कि सरकार, बेशक ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया है कि उनकी सरकार भले ही जो भारत बंद का समर्थन नहीं करती है, भले ही वो कहते हैं कि किसानी आंदोलन का वो समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो किसानी आंदोलन का समर्थन करती है। इस तरह से शरद पवार की बात करें, वो अब कहीं ना कहीं विपक्षी धड़े में शामिल हो चुके हैं और विपक्ष को सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि इस मसले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। इसके अलावा भी अन्य नेताओं की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल ने भी जिस तरह से एक नई मुहिम शुरू की है कि सभी विपक्षी पार्टियों को लामबंद किया जाए ताकि केंद्र पर दबाव बन सके, क्योंकि जो स्टेट राइट्स हैं, यहां पर शिरोमणि अकाली दल आरोप भी लगा रहे हैं कि स्टेट जो राइट्स हैं वो लगातार केंद्र जो है वो स्टेट से लेने का काम कर रहा है, उनको खत्म करने का काम कर रहा है, क्योंकि खेतीबाड़ी एक स्टेट सब्जेक्ट है और इस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों का अधिकार था और वो अधिकार अब केंद्र अपने पाले में डालना चाहता है। तो ऐसे में एक बड़ा मसला ये खड़ा होता नजर आ रहा है, और विपक्ष की जो भूमिका है इस पर भले ही किसानों के साथ विपक्ष खड़ा होता नजर आ रहा है, लेकिन उनका यहाँ पर एजेंडा भी पूरा होता नजर आएगा। यूपी चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, इसी तरह से पंजाब के जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक हैं, और इन मुद्दों के हवाले से कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो चुनाव के अंदर बीजेपी सरकार को पूरी तरह से घेरने में भी सफल होता हुआ नजर आएगा। और इसी तरह की सूरत जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को भी दिख रही है कि विपक्ष किस तरह से हावी होता नजर आ रहा है, किस तरह से इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से बैठकों का दौर शुरू किया गया था कि जल्द से जिस आंदोलन को खत्म करवाया जाए, लेकिन अब किसान जिस तरह से अड़ चुके हैं, स्पष्ट कह चुके हैं कि जब तक नया प्रस्ताव नहीं आएगा तब तक बातचीत नहीं होगी। तो देखने वाली बात रहेगी कि कब किसानों की मांगों के अनुरूप केंद्र की मोदी सरकार नए प्रस्ताव लाने को तैयार होती है और कब यह आंदोलन जो है ये खत्म होता हुआ नजर आता है। जी विनीत, आपको याद होगा
लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे धरने पर बैठे थे और वो इस तरह की स्थिति बन गई थी कि देश भर से लोग जो है दिल्ली चले आ रहे थे अन्ना हजारे के आंदोलन में। और जितने भी दिन अन्ना हजारे धरने पर बैठे, स्थिति ये हो गई कि यूपीए 2 मनमोहन सरकार को उस दरमियान लगा के बैठकों का दौर शुरू हो गया। और जब दिल्ली की ओर अगर देश का जनमानस कूच करना शुरू कर देता है, सोचिए कि अन्ना हजारे जब आंदोलन पर बैठे तब सरकार हिल गई। यहां देश भर का अन्नदाता हुंकार भरेगा अब। बिल्कुल देखिए सुनील, सही है कि जब भी आवाम जो है वो किसी सल्तनत के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ खड़ा होता नजर आता है तो फिर उस जो सरकार है उसकी कहीं ना कहीं कुर्सी के पावे जो है वो हिलने शुरू हो जाते हैं। यूपीए के साथ कुछ इसी तरह का हुआ था। लेकिन यूपीए की एक बड़ी बात ये थी कि यूपीए सरकार के अंदर कई बड़े घोटाले जो हैं वो निकल कर सामने आए थे। CWC घोटाला निकल कर सामने आया था। इसके अलावा कोयल गैस घोटाले की बात करें वो निकल कर सामने आया था, और भी कई बड़े घोटाले जो है वो निकल कर सामने आए थे। तो ऐसे में यूपीए उन घोटालों से भी घिरी हुई थी। उसके बाद प्रदर्शनों की मार हो गई। उसके बाद लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे जिस तरह से धरने पर बैठ गए। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में सरकार का तख्ता पलट हो गया। अरविंद केजरीवाल की वहां पर नई पार्टी जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हो गई। तो ऐसे में बहुत से समीकरण जो हैं वो वहां पर बदलते नजर आए थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन जो ये किसानी आंदोलन है इनका प्रभाव भी कहीं ना कहीं कई राज्यों के सत्ता पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से हरियाणा की बात करें, मनोहर सरकार जो है वो लगातार दबाव में है और जेजेपी नेता जो हैं उनके ऊपर भी दबाव है कि अब वो किसानों के साथ खड़े होते हुए नजर आए, क्योंकि अगर वो किसानों के विनीत, साथ देखिए समस्या इस बात की है, देश के जनमानस की भी और हर एक वर्ग की, हर एक व्यक्ति विशेष की, भारत के नागरिक की, कि आगे की तस्वीर क्या होने वाली है। आप बेशक बीजेपी शासित प्रदेश में आप किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश करें, आप वहां पर प्रशासन को लगा दें, धारा 144 लागू हो जाए, ये तमाम आप हथकंडे अपनाएं, बावजूद इसके आप उस सोच को नहीं बदल सकते जो सोच दिल्ली के बॉर्डर पर बैठी है। बिल्कुल सुनील, देखिए सीधे तौर पर अगर भाजपा शासित राज्यों की भी बात करें तो वहां पर भी जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है कि वहां पर भी किसान जो हैं वो लामबंद पूरी तरह से हो चुके हैं। वो भी अपने हकों की बात करते नजर आ रहे हैं। भले ही वहां पर पुलिस जो है, सरकारी मशीनरी जो है किसानों की आवाज को जरूर दबाने का काम कर रही है, भले ही वहां पर जरूर किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इन मामलों के बाद भी किसान जो है वो रुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनता नजर आ रहा है। तो ऐसे में ज्यादा दबाव जो है वो भाजपा शासित राज्यों के लिए है, खास करके हरियाणा की बात करें, क्योंकि यहां पर गठबंधन की सरकार है। तो यहां पर ज्यादा दबाव जो है वो बीजेपी पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आंदोलन बढ़ता नजर आ रहा है। गुरनाम सिंह चडूनी की अगुवाई में लगातार किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जरूर ये जो आंदोलन है ये सरकार का जो कह सकते हैं प्रभाव है उसको भी कुछ कम करता नजर आएगा, और अन्य जो चुनाव होने वाले हैं राज्यों में उसकी जो राजनीतिक बिसात है उसको तैयार करने का काम भी करता नजर आएगा। लेकिन भाजपा कब संजीदा होगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आंदोलन लगातार जारी है, किसान जद्दोजहद कर रहा है, और इन सर्द रातों में जब घर से बाहर निकलना जो है वो मुश्किल सा लगता है, सड़कों पर रात बिताने को मजबूर है। तो ऐसे में इस अन्नदाता की समस्याओं को कब केंद्र की मोदी सरकार समझने को तैयार होगी, ये बड़ा सवाल है सुनील। विनीत, देखिए देश ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा कि तमाम सारे वादे किए, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि देश के लोगों को कुछ कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। वो दवाई पी ली, 5 साल हो गए, दूसरी बार आप प्रधानमंत्री हो गए, वो दवाई पी के लोगों की सेहत ठीक भी हुई, कोरोना आ गया, अब उसने सेहत बिगाड़ दी। उसके बाद नोटबंदी देखा, जीएसटी का आलम देखा, ये तमाम सारी चीज़ें रहीं जिसने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ी, आम आदमी की भी कमर टूटी। लेकिन बावजूद इसके देश की जनता ने समर्थन किया, सपोर्ट किया, आपको पूर्ण बहुमत से भेजा फिर से दिल्ली में। लेकिन अगर आप इन्हीं सब विचारों को लेकर आप कहते हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, अच्छी बात है, आप अच्छा काम करें, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं हो, यह बहुत अच्छी बात, लेकिन आप बैठे बिठाए मुद्दा दे देंगे और फिर बाद में आपको चीजें माननी भी पड़े, तब तक हर तरह की व्यवस्थाएं चौपट हो जाएं। न जाने कितने लोगों की जिंदगी सांसत में आ रही है, न जाने कितने लोगों की जान जा रही है, और कितनों का भविष्य खराब हो रहा है। शादियों का सीजन है, त्योहार ऐसे ही निकल गया।
देखिए यही एक बड़ा सवाल है भाजपा की सरकार का, कि भाजपा की सरकार जो है वो जनमानस की आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं है। सुनील, याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय सड़कों पे ऊपर, बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी। कई लोगों की तो उस लाइनों के दौरान भी मौत होती नजर आई थी। लेकिन जो भाजपा सरकार है वो ये कहती नजर आई थी कि विदेशों में जमा जो काला धन है वो इस नोटबंदी से वापस आता नजर आएगा। लेकिन ये सभी जानते हैं कि कितना काला धन जो है वो वापस आता नजर आया, बल्कि आम जनमानस जो है वो इससे प्रभावित होता नजर आया। दूसरी तरफ जीएसटी जब लगी, व्यापारी वर्ग जो है वो सड़कों पर नजर आया, उन्होंने जम के इसका विरोध किया। लेकिन जीएसटी से कितना को लाभ व्यापार को हुआ, कितना को लाभ अर्थव्यवस्था को हुआ, ये भी हर कोई जानता है। अब किसानों को लेकर जिस तरह से यहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं और कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इन मौतों का प्रभाव भी केंद्र की मोदी सरकार पर पड़ता नजर नहीं आ रहा, भाजपा पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। यही एक बड़ा सवाल है कि जो भी फैसले लिए गए हैं विरोध उन पर बड़ा होता है। 370 की बात करें, धारा 370 हटाई गई तो उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से मिलिट्री छावनी में तब्दील होता हुआ नजर आया। 80,000 के आसपास जवान जो है वो वहां पर तैनात कर दिए गए, बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो तैनात कर दी गई। तो ऐसे में इतनी बड़ी जमहूरियत का जब विरोध होता है तो फिर उस विरोध को कहीं ना कहीं ठंडे लहजे में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हर एक फैसले का यहाँ विरोध हो रहा है, हर एक जो नीति है उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है। आखिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को अपनी बात कहने का अधिकार है और सरकार जनता द्वारा बनाई जाती है, जनता के लिए बनाई जाती है। लेकिन ये सरकार जनता के मसलों को हल करने की बजाय कहीं ना कहीं जनता को धरने करने पर मजबूर कर रही है। तो यही एक बड़ा सवाल है कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार चाहती क्या है, क्योंकि लगातार उनके फैसलों का विरोध होता है, लगातार उनकी नीतियों का विरोध होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने फैसलों पर कायम है कि हमने जो किया है वो सही है, बाकी सभी गलत है। विनीत, सदन में बवाल हो वो समझ में आता है, क्योंकि आपको पूरा मैंडेट मिला है, आपको देश की जनता ने सर माथे पर बिठाकर चुनकर भेजा, आपको अधिकार है। लेकिन अगर देश का वही वोटर, वही अन्नदाता, वही नागरिक अपने हक के लिए आवाज उठाए और आप खामोशी की चादर ओढ़कर सो जाएं और उसमें कहें कि नहीं नहीं यहां से ये रास्ता निकालें, वो रास्ता निकालें, और ये रास्ते हर सबको मालूम, हर एक व्यक्ति विशेष इस बात को कह रहा है, अनपढ़ किसान भी इस बात को कह रहा है जो पढ़ा लिखा नहीं, कि ये रास्ते चाहिए ही नहीं, हमारे जो पहले से जो रास्ते थे वही हमारे वास्ते थे। इस तरह की स्थिति क्यों? अगर यही आलम रहा विनीत, तो ये जो डैमेज हो रहा है इसको कंट्रोल करने में बीजेपी को बहुत लंबा अरसा बीत जाएगा। देखिए वही डैमेज जो है वो लगातार होना शुरू हो चुका है। भाजपा जिस अहम में है उस अहम का विरोध अब अंदर खाते भाजपा के नेता भी करना शुरू कर चुके हैं। पंजाब में तस्वीर देखने को मिल चुकी है, हरियाणा में तस्वीर देखने को मिल चुकी है कि भाजपा नेता जो है वो भाजपा का दामन छोड़ के दूसरी पार्टियों का दामन जो है वो थामना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अहम में बता रहे हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इनका अपना अहम जो है वो सरकार को अपने फैसले बदलने पर मजबूर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ पुराने जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी अब विरोध स्वरूप एनडीए का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, यानी डैमेज जो है वो होना शुरू हो चुका है। लेकिन इस डैमेज को क्या समय रहते भाजपा जो है वो कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि अगर इस डैमेज को कंट्रोल करना है तो फिर नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर अगर हम इसी किसानी आंदोलन की बात करें तो किसान कहते हैं कि आप हमारा भला करना चाहते हैं, लेकिन हमें यह भला नहीं चाहिए कि आप हमें निजी हाथों में सौंप दें, निजीकरण कर दें किसानी का, हमें इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। किसान कहते हैं कि हमारा जो एटीएम है वो आड़ती हैं और हमें आड़तियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारी व्यवस्थाएं जो है वो आड़तियों के साथ बरकरार रहने दें। ये खुद किसान कहते नजर आ रहे हैं, यानी जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनको किसान जो है वो लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नई व्यवस्थाएं उन पर थोपी जा रही हैं। जब किसान तबका खुद कह रहा है कि हमें नई व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, तो फिर क्यों केंद्र की मोदी सरकार उन पर इतना दबाव डाल रही है? क्या वाकई में ही जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसके दबाव के नीचे जो केंद्र की मोदी सरकार है वो आ चुकी है? क्या वाकई में ही निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? ये एक बड़े और विनीत यही हट धर्मिता रही तो फिर देश का हर एक किसान दिल्ली पहुंचने की जद्दोजहद करेगा, कूच करेगा, वो आएगा, क्योंकि आलम तो वही है और स्थिति तो वही है। क्योंकि ऐसे में अगर यही लगातार किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं निकलता है, सरकार अपना कदम पीछे नहीं लेती है, क्योंकि किसान अब पीछे कदम खींचने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या और अब बात करेंगे राजधानी लाइव में राजधानी दिल्ली की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम दोपहर 12:55 पर शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन और शिलान्यास दोपहर 1 बजे करेंगे। इसके पश्चात 1:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना होगी और दोपहर 2:15 बजे पीएम मोदी समारोह को संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप पुरी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के साथ ही आपको बता दें केंद्रीय मंत्री, सांसद, सचिव, राजदूत, उच्चायुक्त भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही के दौरान नए संसद भवन के लिए प्रस्ताव पेश किया था और इसके पश्चात लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सामान्य प्रयोजनों संबंधी सीमित, आपको बता दें कि एक जो व्यवस्था की गई उस समिति के द्वारा इस मामले पर कार्रवाई की गई थी। समिति ने नए संसद भवन के डिजाइन में शामिल किए जाने के विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए थे और ये भी सिफारिश की गई थी कि नए संसद भवन में भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने के लिए संपूर्ण देश के दस्तकार और शिल्पकार अपना योगदान देंगे। नए संसद भवन का निर्माण वर्तमान संसद भवन के पास ही लगे प्लॉट संख्या 118 पर किया जा रहा है। नए संसद भवन के डिजाइन में वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर सुविधाओं, पर्याप्त स्थान के साथ ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अग्रदूत के रूप में ये नया भवन साल 2022 में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। क्योंकि यह भवन एक अत्याधुनिक और ऊर्जा कुशल संरचना होगी, इसलिए इसमें सुदृढ़ सुरक्षा प्रणाली भी होगी। लोकसभा का नया कक्ष वर्तमान कक्ष के आकार से 3 गुना बड़ा होगा और राज्यसभा का कक्ष भी काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है। यह भवन भारतीय संस्कृति और हमारी क्षेत्रीय कलाओं के साथ ही हस्तशिल्पों और टेक्सटाइल्स के साथ ही स्थापत्य की विविधता का समृद्ध मिश्रण प्रस्तुत करेगा। इसमें एक भव्य केंद्रीय संविधान कक्ष का भी प्रावधान है। दिल्ली लिए चलेंगे राजीव, हमारे सहयोगी हैं तमाम अपडेट के साथ। राजीव, नए संसद भवन का आज शिलान्यास होने जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें जो पुराना वो कह सकते हैं संसद भवन है, यानी कि वो पार्लियामेंट जो है वो कहीं ना कहीं अब उसके अंदर जगह कम पड़ने लगी है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नया संसद भवन बन सकता है, मगर अब वो कह सकते हैं ओम बिरला ने स्पष्ट कर दिया कि आज उसका शिलान्यास किया जाएगा और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और जो तमाम नेता हैं वो भी शामिल होंगे इसके अंदर। स्पीकर हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के वो भी शामिल होंगे, तमाम जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच में एकदम से कह सकते हैं संसद भवन का जो निर्माण किया जा रहा है वो लगभग 2022 तक संपन्न होगा। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से कोरोना काल की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही थी, मगर सरकार इसी दौरान कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए जहाज एक एयर जहाज खरीदा था और एक राष्ट्रपति जी के लिए खरीदा था। तो कहीं ना कहीं
हर तरीके से ये देखना होगा कि जो इस वक्त संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है क्या वो उचित समय है, क्योंकि लोगों को वैसे भी दिक्कत हो रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है कि पुराने जो संसद भवन में जो सुविधाएं कम पड़ रही थी, यानी कि बैठने की सुविधाएं कम पड़ रही थी, मेंबर ज्यादा हो चुके थे और भी ज्यादा मेंबर आने थे उसके अंदर, जो बैठने की दिक्कतें थी और कहीं ना कहीं जो सुविधाएं थी वो भी कम पड़ रही थी। मगर अब जो बात करें, नया संसद भवन बनेगा तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ जो कह सकते हैं जो नेता होंगे, यानी कि सांसद होंगे, उनके लिए भी कहीं न कहीं सुविधाएँ दी जाएँगी। और ये जो नया संसद बनेगा, ये 3 फ्लोर के अंदर बनेगा, मतलब इसमें बेसमेंट भी होगा, ग्राउंड फ्लोर भी होगा, फर्स्ट फ्लोर भी होगा, सेकंड फ्लोर भी होगा। मगर देखना होगा, लगातार कहीं न कहीं कोशिश ये की जा रही है, जल्द से जल्द ये इसका निर्माण किया जा सके। मगर आज जब इसका शिलान्यास किया जाएगा, तो एक सभी नेताओं के अंदर, एक चेहरे के अंदर एक खुशी होगी, क्योंकि खुशी के साथ-साथ एक चीज़ और देखनी होगी, क्या जो किसानों की माँग है, क्या वो भी सरकार तक पहुँच पा रही है? क्योंकि सरकार सिर्फ़ अभी सुविधाओं के बारे में देख रही है और कहीं न कहीं कोरोना वैक्सीन जो है, उसके बारे में भी देख रही है। मगर कहीं न कहीं अब जो नया संसद भवन बनेगा, उसकी एक नींव जो रखी जाएगी आज, वो कितने टाइम के अंदर पूरा हो जाएगा? क्योंकि ये बताया जा रहा है लगभग ये 65,000 वर्ग मीटर के अंदर बनाया जाएगा, तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि ज़रूर हो सकती है। मगर इसके अंदर जितना खर्चा होगा, वो सरकार किस तरीके से मैनेज करेगी? क्योंकि अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है और कहीं न कहीं दिक्कतें जनता को आ रही हैं और सरकार को भी आ रही है। उसी के बीच में इस तरीके के संसद भवन का, नए संसद भवन का निर्माण करना, वो कितना उचित है, ये सरकार को सोचना होगा। जी। रूपरेखा क्या है इस कार्यक्रम की, राजीव? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से रूपरेखा की बात करें तो ये लगभग 11 बजे करीब स्टार्टिंग होगी ये प्रक्रिया, और उसके बाद में 2 बजे तक इसका सारा कार्यक्रम जो संपन्न होगा। और कहीं न कहीं कोशिश ये की जाएगी किसी को भी कोई दिक्कतें नहीं हो। मगर सुबह से ही इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, यहाँ तक कि पुलिस व्यवस्था की जा चुकी है। तमाम जो नेता हैं वो आने-आने धीरे-धीरे अधिकारी जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा और उसकी शुरुआत जो की जाएगी, जब तक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचेंगे, तो ही इसकी क्या कहते हैं शिलान्यास किया जाएगा। मगर तमाम जो बड़े नेता हैं उनके बैठने के लिए भी इंतजाम किया गया है। हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है, आज का जो शिलान्यास है वो एक कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर एक स्थान रखता है, क्योंकि कह सकते हैं नया संसद भवन बनाना, वो कहीं न कहीं पूरे देश के लिए एक गरिमा की बात होगी। मगर देखना है किस तरीके से ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी और किस तरीके से इसके अंदर तमाम जो नेता होंगे, स्पीकर होंगे या फिर पूर्व राष्ट्रपति होंगे, या फिर कह सकते हैं जो राष्ट्रपति हैं वो भी होंगे, और जो कह सकते हैं जो पूर्व का प्रधानमंत्री थे शायद उनको भी बुलाया गया। मगर ये जरूर कहा गया कि हाँ, हमने सभी पार्टियों को निमंत्रण जरूर दिया है। मगर देखना होगा कौन कौन पहुंच पाता है इसके अंदर। जी। राजीव, बिल्कुल, हालांकि देखिए कोविड की वजह से तमाम चीज़ों में बदलाव के साथ एक नई स्थिति देखने को मिलेगी, नई तस्वीर देखने को मिलेगी। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि लोग तो काफ़ी पहुंचेंगे, तमाम राजनयिक से लेकर राजदूत तक इसमें शामिल होंगे, और देश के लिए गौरव की बात है। बहुत बड़ा अवसर है जब शिलान्यास होगा नए भवन के निर्माण का, क्योंकि देश की सारी व्यवस्थाओं के लिए ये इमारत तैयार हो रही है और एक अलग ही भव्य रूप इसको दिया जा रहा है। कोने कोने से तमाम जो शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, वो इसको मूर्त रूप देंगे। राजीव, देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं जो नया संसद भवन की बनाने की जो निर्माण किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक उपलब्धि होगी, क्योंकि सरकार इस तरीके के भाजपा सरकार के अंदर ये पहली उपलब्धि है जिस तरीके से ये करा जाएगा। मगर एक चीज बाजी स्पष्ट है, इसमें शिलान्यास भी आ रहे हैं और तमाम जो सुविधाएं होंगी वो भी गौर करने वाली बात होगी। मगर बात करें जो कोरोना काल के अंदर इसका जो शिलान्यास किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और खास तौर पर मास्क और सैनिटाइजर का यूज किया जा रहा है, ताकि कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता अगर अंदर आता है तो कहीं ना कहीं वो सैनिटाइजर और मास्क का यूज करते हुए, और उनको मास्क दिया जाएगा ताकि वो अंदर आए तो कम से कम जो प्रक्रिया अपनाई जाए वो सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में की जा सके, ताकि किसी को भी कोई दिक्कतें ना आ सके। मगर कहीं ना कहीं कोरोना काल के बीच में अगर कह सकते हैं नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, ये एक अपने आप में एक उपलब्धि जरूर है। मगर कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आई हैं, और कहीं ना कहीं ये भी सोचना होगा इसके अंदर कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा है वो लगभग बना रहे और कहीं ना कहीं किसी को भी दिक्कतें नहीं आए। जी। मौसम का मिजाज कैसा है दिल्ली का, क्योंकि ये कार्यक्रम आयोजित होना है, और किस तरह का मौसम बना हुआ है? राजीव, देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अभी ठंड का वो जो कहर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं जो फोग की चादर है वो बनती चली जा रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, मौसम की वजह से ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। मगर हाँ,
थोड़ा बहुत धूप छांव का जो खेल चलता रहेगा वो तो खैर चलेगा ही, मगर एक चीज स्पष्ट है, सरकार कोशिश करेगी किसी भी तरीके की बाधा ना आए इस कार्यक्रम के अंदर। मगर क्योंकि ये एक बड़े लेवल पे कार्यक्रम है और वर्ल्ड के अंदर इसका नाम होगा, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हर तरीके की सुरक्षा व्यवस्था लगाई हुई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ स्पेशल फोर्स भी लगाई हुई है, यहाँ पे बीएसएफ के जवान भी खड़े हुए हैं और तमाम सुविधाओं को गौर किया जाएगा। और जहां तक कि मीडिया की बात करें तो मीडिया कर्मी भी जा सकते हैं, मगर विदाउट परमिशन नहीं जा पाएंगे, वो भी उनके लिए भी विजय चौक पे इंतजाम किया गया है। मगर मीडिया कर्मी वहां जाते हैं तो जिनके पास पीआईबी कार्ड है या फिर परमिशन है वो ही जा सकते हैं और वही कवरिंग कर सकते हैं। मगर तमाम सुविधाओं के साथ साथ कोरोना काल के बीच में अंदर इस तरीके की जो उपलब्धि है वो एक सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसको जितना जल्दी जल्दी से पूरा हो सके कोशिश ये की जाएगी कि 2022 तक ये पूरा हो जाए, मगर उससे पहले भी इसके अंदर जो खामियां होंगी वो पूरी करी जाएंगी। जी राजीव, लेकिन अच्छा नहीं होता कि देश का अन्नदाता अपने घरों में रहकर इस भव्य कार्यक्रम का आनंद लेता, वो जाकर रजाई में बैठकर सर्द के मौसम में जो अन्नदाता सड़कों पर बैठा है अपने हक के लिए लड़ रहा है वो भी इस कार्यक्रम को देखता और गर्व महसूस करता। ज़रूरी नहीं था कि पहले उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता, वो लोग अपने घर चले जाते, उनकी मांगों को मान लिया जाता। देखिए एक चीज तो सही है, ये आपने कहा कि किसान बेशक सड़कों पर बैठा हुआ है क्योंकि किसान जो है वो अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है, मगर सरकार ने वैसे ही स्पष्ट कर दिया कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। मगर कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा बहुत हिटलर शाही तरीका है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बेशक वो संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक उपलब्धि जरूर है, क्योंकि हर तरीके से भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा कि जिसकी उम्मीद सभी सरकारों ने की थी। और कहीं ना कहीं एक नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा था कि भारत का जो नाम है वो वर्ल्ड के अंदर आ सके और वही कहीं टॉप लेवल की लिस्ट में आ सके। मगर उस उपलब्धि के बीच में थोड़ी सी खामियां जरूर नजर आ रही हैं, क्योंकि किसान सड़कों पर बैठा हुआ है और तमाम पूरे एक शहर का नहीं है किसान, पूरे देश का किसान है और सड़कों पर बैठने के बाद भी सरकार से वो नाराज है, क्योंकि सरकार बेशक उपलब्धि गिनाने में लगी हुई है और यहाँ तक कि संसद भवन का निर्माण किया जाएगा और शिलान्यास किया जाएगा, मगर उन किसानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। क्योंकि जो किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, ठंड के अंदर बैठा हुआ है और लगभग 13-14 दिनों से बैठा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो ठंड की वजह से अपने परिवार और अपने गांव को छोड़कर, अपने खेतों को छोड़कर वो दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था, क्या किसानों की जो पहले दिक्कतें थी उनको दूर करा जाता, या फिर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हटाया जाता, तो किसी भी तरीके से उनको समझाया बुझा के, या फिर जो उनकी जो मांगे थी कुछ हद तक जायज भी थी और उनको मान भी लिया जाना चाहिए था। मगर सरकार अभी भी एक ही तरीके पड़ी हुई है कि हम किसानों के हित में सोच रहे हैं, मगर किसान उनको समझना नहीं चाह रहे हैं। मगर किसानों की जब अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसान अपनी जगह पर जायजा, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि पूंजीपतियों के बारे में सरकार सोच रही है, ना कि किसानों के। अगर किसानों का नुकसान होता है तो फिर सरकार का भी नुकसान होता है, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें दोनों तरफ है। मगर सरकार शायद किसानों के बारे में नहीं सोच रही है, तो सरकार सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है। जी, ये माना जाता है राजीव के मोदी सरकार लोगों को खुश कर, किसी के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन एक माहौल ऐसा तैयार जरूर हो जाता है कि लोग ये कहने पर आमदा हो जाते हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी। ये भी स्थिति देखी हमने, और लोगों को कुछ नहीं तो कम से कम ऐसी चाशनी वाली बातें तो हो ही जाती हैं कि लोग बड़े सराबोर हो जाते हैं उन बातों से। लेकिन यहाँ तो आलम ऐसा हो गया है कि अब स्थिति एकदम उलट, न बातचीत हो रही न कुछ, और सीधा जो कह दिया जा रहा है कि नहीं नहीं कानून तो अब वापस होंगे ही नहीं। जब सरकार का ये भी बयान आ सकता है इस मसले पर कि भाई ये कानून हमने किसानों के लिए बनाया था, किसान देश के अन्नदाता के लिए बनाया था। कोई ऐसा राज्य हो जहां का किसान ये कह रहा हो कि ना ना इस कानून से हम बड़े खुश हैं? हर एक राज्य का किसान और उनके संगठन इस बात को कह रहे हैं कि इन कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं, हमें इनको वापस लीजिए, कुछ और बेहतर करके हम लोगों से विचार विमर्श करके अन्नदाता के लिए अगर कोई काम करना है तो उस पर आप विचार विमर्श करके हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो वो चीज़ें लाइए। आपने जो एकाएक ये तीनों कानून बना दिए थे, इन कानूनों की आवश्यकता हमें है ही नहीं, ये तो हमारे लिए डेथ वारंट है, मौत के फरमान है, इनको वापस लीजिए। तो ऐसे में दिक्कतें क्या हैं सरकार को, परेशानियां क्या हैं, ऐसी क्या हठधर्मिता है सरकार की जिसकी वजह से ये कानूनों पर
ऐसे कह दिया जा रहा है, चाहे गृह मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, हर कोई इसी बात को कह रहा है कि ना ये वापस ही नहीं होंगे। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से किसानों की जो बात है वो कहीं ना कहीं किसानों के हक से जायज भी है, क्योंकि किसान अभी जो नाराज है वो नाराज होने के साथ साथ इस सरकार को यानी कि केंद्र सरकार को सिर्फ हिटलर सा ही सरकार कह रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से हर जो नेता, कृषि मंत्री हुआ या फिर गृह मंत्री हुए या फिर कह सकते हैं राजनाथ सिंह जी हुए, जो रक्षा मंत्री हैं, यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया है कि कानून वापस नहीं होगा। कारण क्यों, ऐसा क्यों? अगर नया कानून बनाया था, अगर किसानों के हक में है वो, यानी कि उसके जो सरकार जो बेनिफिट बता रही है कि किसान अपनी मर्जी से ये चीज कर सकते हैं, किसान अपनी मर्जी से ये चीज कर सकते हैं, किसान वो कर सकते हैं, तो फिर ये नया कानून जब बनाया गया था तो किसानों से पूछा क्यों नहीं गया था कि उनको बिठाना चाहिए था, उनकी संस्थाओं को बिठाना चाहिए था, यानी कि जो किसान संगठनों के जो नेता है उनको बिठाना चाहिए था कि हम आपके लिए ये उपलब्धि लेके आ रहे हैं और इस तरीके से ये आपके लिए बेनिफिट होगा। मगर सरकार के कई किसान इसलिए नाराज है क्योंकि उनसे कोई उपलब्धि के बारे में पूछा ही नहीं गया, कानून जब बनाया गया उनसे कोई सलाह नहीं ली गई और कहीं ना कहीं अपनी मर्जी का जो फरमान बनाया और सिर्फ किसानों के ऊपर थोप दिया गया। मगर इसीलिए किसान नाराज है क्योंकि किसानों को पता है अगर प्राइवेट कंपनियां आती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी मर्जी से दाम से खरीदेंगी और किसानों को जो बेनिफिट बताया जा रहा है वो बेनिफिट होने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं किसान जैसे कल भी मरता हुआ आ रहा था वो आज भी और ज्यादा मरता हुआ आएगा, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो जरूर होगी उसको। मगर किसान जब तक अन्न नहीं उगाएगा तो सरकार या फिर जनता रोटी कहां से खाएगी, ये जरूर सरकार को सोचना चाहिए था। मगर सरकार सिर्फ अब पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है, सिर्फ राजीव, टैक्स कुछ के बारे में। सरकार का इस तरीके का कोई प्लान तो नहीं है, कुछ ऐसा एजेंडा हो कि जितना बवाल होना है हो जाए, जितनी सारी चीजें होनी है हो जाए, लेकिन फिर कुछ ऐसा करे। वो एक गाना भी था ना, कुछ ऐसा कर कमाल, तो ऐसा कुछ कमाल ना कर दे सरकार कि फिर जो अभी आंदोलन हो रहा है बाद में किसान कहें कि नहीं बहुत बढ़िया रहा, जला तो जला लेकिन सिका भी खूब। देखिए, सरकार की एक खासियत जरूर है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए उनके उलटफेर में यानी कि कह सकते हैं उनके बदले में कुछ ऐसा वो कर देते हैं जिससे जनता जो है वो सरकार की तरफ अपने आप झुक जाती है। क्योंकि जब बात करें, जब नोटबंदी की गई थी तो ये कहा गया था कि जी 15-15 लाख रुपए मिलेंगे लोगों को और कहीं ना कहीं जो नई जो भ्रष्टाचार का जो नोट है यानी कि जो काला धन है वो भी बाद में बाहर आ जाएगा, जनता को फायदा होगा। नहीं, वो काले धन को लेकर ही कहा था कि काला धन लाएंगे विदेश से तो 15-15 लाख दे देंगे। देखिए, वही कहा ना, जो नोटबंदी की गई थी तो इसीलिए करा गया था वो भी, क्योंकि जब नोटबंदी होगी तो कहीं ना कहीं जो जनता को परेशानी है, मगर जनता को परेशानी के साथ साथ जब काला धन आएगा तो लोगों के अकाउंटों में 15-15 लाख रुपए आएंगे और उसी फायदे को देखकर जनता ने उस परिस्थिति को संभालने की कोशिश भी की थी और सरकार की तारीफ भी की थी। मगर बात करें आज की तो कहीं ना कहीं किसान नाराज जरूर है, मगर उसी बीच में एकदम संसद भवन का निर्माण करना एक अपने आप में एक उपलब्धि जरूर है। मगर कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाती है ताकि जनता बेशक नाराज होती रहे, मगर कुछ ऐसा कर देते हैं वो हर बार ताकि जनता ना चाहते हुए भी उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। क्योंकि अगर किसानों की बात कहते हैं कि किसी कार्यक्रम, किसी प्रोग्राम या किसी त्योहार, ये किसी पर्व से तो कम नहीं। आज का जो दिन है ये एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला दिन है। जो आज जो घड़ी की सुइयां जब 12:55 पर पहुंचेंगी, प्रधानमंत्री दस्तक देंगे, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम की रौनक, इस कार्यक्रम की चमक, इस कार्यक्रम की वाहवाही देश के कोने कोने नहीं, दुनिया भर के कोने कोने में तब होती जब 130 करोड़ भारतवासी, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कहते हैं कि 130 करोड़ भारतवासियों की आवाज़ है वो। और जाहिर तौर पर वो आवाज़ में आज कहीं ना कहीं वो दम नहीं दिखेगा, क्योंकि 80% आबादी वाला मुल्क जो रहता है खेती किसानी पर, वो किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है सड़क पर चटाई बिछाकर। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, सरकार बेशक अपने कितने भी रणनीति अपना ले और बेशक वो अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए माहिर भी है। सबको पता है ये कि सरकार जब अपनी उपलब्धि गिनाती है तो कहीं ना कहीं उनके जनता अपने आप ही उनकी तरफ हो जाती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे जनता को नहीं बोले पूरे देश को फायदा होता है, बल्कि एक गरिमा कहलाता है। मगर आज का दिन की बात करें तो जिस तरीके से लगभग 12 बजे के बाद यानी कि 1 बजे के आसपास जो प्रधानमंत्री आएंगे और शिलान्यास करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड के अंदर एक उपलब्धि है और कहीं ना कहीं उसके सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। मगर वो सुनहरे अक्षरों से जब लिखा जाएगा उसके अंदर एक खुशी का माहौल जब होता है जब किसान
भी अपने घरों में अंदर होता और कहीं ना कहीं सड़कों पर नहीं होता और कहीं ना कहीं उसको जो दिक्कतें हो रही हैं वो नहीं होती। मगर किसान नाराज जरूर है, मगर किसान की जो नाराजगी है वो इसके अंदर आज की जो उपलब्धि है उसके अंदर कहीं ना कहीं खटास का काम कर रहा है, क्योंकि वो जो उपलब्धि यानी कि जो मिठास है वो फीकी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि किसान नाराज जरूर है। नाराज के साथ साथ वो प्रधानमंत्री से एक उम्मीद भी कर रहे थे, क्या राष्ट्रपति से भी उम्मीद कर रहे थे कि वो उनके बारे में सोचे, मगर सरकार बेशक उपलब्धि गिनाने में लगी हुई है। आज बेशक नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा, मगर वो जो उपलब्धि है वो कहीं ना कहीं आज फीकी पड़ती नजर आएगी, क्योंकि किसान अभी तक सड़कों पर बैठा हुआ, विपक्ष उनके साथ बिल्कुल में है राजीव, और कल संस्थाएं हालांकि ये अनुमान था कि देखिए जो किसानों की मांगे थी उनको लिखित में मानने के लिए अब तैयार हो गई है सरकार, संशोधन कर देगी। हालांकि पहले ही कह दिया गया, पहले दिन से ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि कानूनों को आप समझिए, ये कानूनों को तो सरकार वापस नहीं लेगी, लेकिन इसमें हाँ कुछ बिंदुओं पर विचार करके उसमें एक नया प्रस्ताव आ सकता है, बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन बात नहीं बन पाई। हालांकि उम्मीद ये थी कि शायद किसानों के पाले में वो जो गेंद थी जो फेंकी गई थी कि लिखित में प्रस्ताव दे दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है, इसको आप विचार विमर्श कर लीजिए, इस पर बात बना लीजिए, मान लीजिए। लेकिन किसानों ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया, बोले ना कुछ चाहिए ही नहीं, तीनों कानून वापस करो, इससे अलग इसके दूसरी कोई बात नहीं। देखिए, एक चीज तो समझनी होगी, किसानों ने जो सरकार का, केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव था वो वापस करने का रीजन क्या था, क्योंकि उनको उसके प्रस्ताव के अंदर कोई भी ऐसा बेनिफिट नजर नहीं आया जो सरकार बार बार उनको उपलब्धि गिनाने की कोशिश कर रही थी। यानी कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आप अपनी खेतों से ही डायरेक्ट फसलें बेच सकते हैं और अपना जो मुनाफा है वो डबल हो सकता है, यानी कि अगर सरकार 11 रुपए इन सबके बीच राजीव एक चीज तो समझ में आ गई होगी सरकार को भी कि पूर्ण बहुमत से सरकार आ जाए या गठजोड़ से सरकारें बने सदन में, किसानों के लिए अगर कुछ करना होगा तो उसके लिए किसानों से बातचीत जरूर कर लें, नहीं तो ऐसी स्थिति पैदा कर देगा किसान, देश का अन्नदाता जो खेत में हल चलाता है, जिस लाठी के सहारे वो चलता है उस लाठी को लेकर पहुंचता है, हाथ में लठ होता है उसके, और वो कहता है कि इसी पर अपना झंडा भी गाड़ूंगा, इस डंडे को भी यहीं गाड़ूंगा, वो फिर पीछे नहीं हटता किसान। और किसान के लिए कोई मौसम मायने भी नहीं रखता, कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी धूप हो, बारिश हो, किसान तो वैसे ही खेत में ही रहता है। वो जानता है वो हर एक मौसम को निकालता है एसी कमरों में और घरों में बैठकर नहीं, वो खेत में ही निकालता है। इसलिए उसे बहुत अच्छे से पता भी है कि अगर आंदोलन यहाँ पर देना है, धरना पर बैठना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं हटना है। ये स्थिति रहती है किसान की। लेकिन वो किसान अन्नदाता इतना भोला भी होता है, अगर आप जाएंगे उस दरमियान भी, तब भी वो आपको वहाँ पर आदर भाव से खाना भी खिलाएगा, आपको पानी भी पूछेगा, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं वो करेगा। वो बैठा हुआ किसान चटाई पर, वो देश का अन्नदाता है, वो जानता है। राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर का रुख करेंगे, बात मुंबई की होगी। मुंबई की समत नागर पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया जो लॉकडाउन के दौरान कांदिवली पूर्व हनुमान नगर के बालाजी कम्युनिकेशन मोबाइल शॉप के शटर को तोड़कर लाखों के मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी अजमत अली और महबूब अली को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 46 स्मार्टफोन बरामद किए गए, जिनकी कीमत 7 लाख रुपए है। सात तारखेला समतानगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एक मोबाईल शॉपी आहे, मोरेश्वरधाम लिबर्टी गार्डन रोडवरती। तर त्या मोबाईल शॉपीमधून कडी कोयंडा उचकटून तिथल्या CCTV आणि बाकीचं कोणाला दिसू नये म्हणून त्याच्यावरती स्प्रे वगैरे मारून कपडा टाकून अशा प्रकारचं जे आहे ते जवळजवळ 149 मोबाईलची घरफोडी झालेली होती। आणि ह्या घरफोडीच्या अनुषंगानं म्हणजे 5 ते 7 दिवस पुढचे जे आहेत ते फार ह्या टीमला जे आहे समतानगर डिटेक्शन टीम, सिनियर PI, बाकी त्या ठिकाणची पूर्ण टीम यांना कठीण परिश्रम घ्यावे लागले। वेगवेगळ्या प्रकारचे CCTVज बघणे, रेकॉर्डवरचे आरोपी बघणे, नाला सोपारा किंवा त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये अशा प्रकारचे रेकॉर्डवरचे कोणते गुन्हेगार आहेत त्याचा शोध घेणे, कल्याण परिसरामध्ये शोध घेणे, सिद्धार्थनगर UPमध्ये शोध घेणे, त्याच्यानंतर पूर्ण मोबाईल ॲनालिसिस करणे आणि या सगळ्यांच्या अनुषंगानं हा गुन्हा जो आहे तो उघडकीस आलेला आहे। सध्या आमच्या ताब्यामध्ये एक आरोपी आहे, त्याला अटक केलेली आहे।
आणि एक जो त्याचा साथीदार आहे तो फरारी आहे. अशा दोघांनी हा गुन्हा केलेला आहे. दोन्ही जे गुन्हेगार आहेत हे गुन्हेगार जे आहेत ते नालासोपारा, ओशिवरा, तर ह्या ठिकाणी त्यांना म्हणजे वॉन्टेड पण आरोपी आहे ते, आणि काही पूर्वीचे त्यांच्यावरती रेकॉर्ड आहे. साकीनाका पोलीस स्टेशनला त्यांच्यावरती रेकॉर्ड आहे. आणि हा जो आरोपी आहे हा सिद्धार्थनगरच्या एरियामधला जो एहत माही डुमरियागंज, जिल्हा सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश इथला राहणार आहे. दोन्ही आरोपी तिथले आहेत. त्याच्यामध्ये जवळजवळ आपण 7 लाखाचे मोबाईल जे आहेत ते 7 लाखाचे मोबाईल आपण 46 मोबाईल अद्याप हस्तगत केलेले आहेत. याच्यामधला एक आरोपी फरार आहे. आणि हे बरेचसे जे हे मोबाईल आहेत ते मोबाईल आजूबाजूच्या सिद्धार्थनगर आजूबाजूच्या परिसरामध्ये किंवा काही लोकांना ज्यांना गरज आहे अशा लोकांना कमी किमतीमध्ये विकणे किंवा नेपाळपर्यंत अशा प्रकारचे मोबाईल पुढे जाणे, अशा प्रकारचे एकंदर त्यांची मोडच दिसते. आणि त्या अनुषंगाने हा गुन्हा फार चांगल्या टीम प्रयत्न करून हा गुन्हा उघडकीस आलेला आहे. मुंबई लिए चलेंगे। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ कह रहे थे पुलिस महाशय जो लगातार बता रहे थे, हालांकि वो मराठी में इस बात को जरूर कह रहे थे, दर्शक चूंकि अपने हिंदी भाषी हैं तो उनको समझाएं, और किस तरह से ये कामयाबी हाथ लगी? मुंबई समतानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया जो यूपी में जो है, यूपी से मुंबई आते थे। सबसे पहले यहाँ की जो दुकानों की रेकी करते थे, उसके बाद जो है अपने दोनों सगे भाइयों के साथ दुकान में लगे सीसीटीवी को तोड़कर और उसमें जो महंगे मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल है, उसको लेकर रफू चक्कर हो जाते थे और सीधा यूपी का रुख करते थे, जहां पर अपने आप को ये बताते कि मैं व्यापारी हूँ, मुंबई से माल लेके आता हूँ और यूपी में इसकी डिलीवरी करता हूँ। तो इस तरह की चीजें जो है अपनाते थे। ऐसे में जिस तरह से हनुमान नगर की वाला कम्युनिकेशन में एक वारदात को अंजाम दिया गया था, इसके बाद मुंबई समता नगर पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन कोई सुराग न मिलने के कारण मुंबई समता नगर पुलिस की काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि जिस तरह से ये बताया जाता है कि चोर कितना भी होशियार रहे, लेकिन कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। ठीक है, वैसा ही समता नगर पुलिस को एक सुराग मिला, जिससे मालूम पड़ी कि कोई शख्स है जो मुंबई से मोबाइल ले जाकर यूपी में बेचता है, इस तरह की बताता है। समता नगर पुलिस ने इसी जो सुराग के जरिए जो है और सच तक पहुंची और उसको जो है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से जो इसको गिरफ्तार कर मुंबई में लाया है, जिसके पास से करीब 46 मतलब 46 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ऐसे में इस तरह का जो मोडेश है वो अपने आप में एक अकेला है, लेकिन समता नगर पुलिस की पूरी टीम, जोन 12 की पूरी टीम ने अथक प्रयत्न द्वारा इस शख्स को जो है दबोचने में कामयाबी हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुछ शख्स का दूसरा भाई भी है जो अभी भी उत्तर प्रदेश में है, जिसकी तलाश मुंबई समता नगर पुलिस कर रही है। सत्यप्रकाश, आखिर किस तरह से ये शातिर अंजाम देता था पूरे घटनाक्रम को? कैसे ये यहाँ से चोरी की वारदात को अंजाम देता था? वहाँ तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे और हर तरह की व्यवस्थाएं आज इंसान जानता है कि अगर वो कोई भी अपना कारोबार चलाता है तो सुरक्षा के लिहाज से वो तमाम सारी एहतियात बरतता है। बावजूद इसके ये शातिर इतने माहिर हो जाते हैं कि आंखों में धूल झोंक कर ये ऐसे काम कर देते हैं। सुनील, अगर हम बात करें समता नगर के हद वाला जो मोबाइल सेंटर बालाजी कम्युनिकेशन, उसमें कैमरे भी लगाए गए थे, तमाम एहतियातन सुरक्षा की नजर भी थी। हालांकि पुलिस स्टेशन से बेहद नजदीक भी है, लेकिन जिस तरह से ये दोनों साथी भाइयों ने घटना को अंजाम दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि काम करते थे क्या सत्यप्रकाश? जी नहीं सुनील, देखिए वो वहाँ काम नहीं करते थे, बल्कि यूपी के रहने वाले हैं। लेकिन इस तरह की मोबाइल चोरी को जो अंजाम देते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम जो मोबाइल के डीलर है उनको एक कहकर मुंबई आते थे कि मैं मुंबई से माल मोबाइल जो लेने आ रहा हूँ। ठीक, तो ठीक है, यानी कि ये बताकर कि हम लोग मोबाइल की डिलीवरी लेने जा रहे हैं मुंबई, और फिर यहाँ आकर चोरी करके ये लोग चोरी के मोबाइल यूपी ले जाते थे। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका जानकारी के लिए। राजधानी लाइव में इतना ही। नमस्कार।